हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूतकालीन सामंतवादी व्यवस्था। राजपूतकालीन सामंतवादी व्यवस्था। स्टूडेंट्स, सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। फ्यूडल से बना है ये, जिसका मतलब है भूमि का टुकड़ा। फ्यूडलिज्म जो एक व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूडलिज्म। फ्यूडल से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अनुवाद है भूमि का टुकड़ा। अर्थात जब एक राजा जो बड़े भूमि का, बड़े क्षेत्र का मालिक था, सम्राट था, उसने अपने शासन प्रबंधन को सही रूप से चलाने के लिए अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों में भूमि को जो उसके क्षेत्र में थी उसको बांट दिया, उसके टुकड़ों में बांट करके उनको दे दिया लगान इकट्ठा करने के लिए। एक हिस्सा वो राजा को लगान देते थे और एक हिस्से लगान से वो अपने पास एक सेना रखते थे। जब भी राजा को आवश्यकता होती तो वो उसको सैनिक सहायता देते। ये व्यवस्था यूरोपीय समाज में आई थी सबसे पहले। यूरोपीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव बहुत पहले देखा जा सकता है। लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी जो शुरू हुई थी, 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी सन में यूरोपीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था आ गई थी। लेकिन भारतीय समाज में ये बहुत बाद में देखी गई। हालांकि गुप्तकालीन शासकों के पतन के शुरुआत जब हुई थी तब यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे सामंतवादी व्यवस्था के पांव पसारने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये विद्वान इस बात से भी सहमत नहीं। वो ये मानते हैं कि जैसे यूरोपीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था थी, भारतीय समाज में उसका स्वरूप शायद भिन्न रहा होगा। क्यों वो ये मानते हैं? क्योंकि उनका ये मानना है कि यूरोपीय समाज में जैसे कि राजा ने अपनी भूमि जिसको दी वो लार्ड सामंत था, लार्ड सामंत के अधीन, फिर नीचे छोटे दर्जे का सामंत होता था, फिर उससे छोटे दर्जे का सामंत और फिर उससे छोटे दर्जे का सामंत। इस तरह से ये 3, 4, 5 अधिकारी होते थे जो अपने सामंत के प्रति वफादार होते थे। और यहां से सबसे नीचे आता था कृषक दास। लेकिन अन्य विद्वान ये मानते हैं कि जो राजपूतकालीन सामंतवादी व्यवस्था थी वो यूरोपीय समाज में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उससे अलग रही होगी। लेकिन फिर भी सवाल ये नहीं है कि यूरोपीय सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित मॉडल रहा था या फिर भारतीय सामंतवादी या राजपूतकालीन सामंतवादी व्यवस्था अलग थी। सवाल ये है कि सामंतवादी व्यवस्था थी, यूरोपीय समाज में तो थी ही थी, साथ ही साथ 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय था वो भारतीय समय में सामंतवादी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हम सामंतवादी व्यवस्था को पढ़ रहे हैं जिसमें फ्यूडल शब्द से इसका भाव लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। अर्थात राजा जब शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहता था तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर देता था और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने वफादार विश्वास पात्र जागीरदारों में ही बांट देता था। पहले तो जागीरदार होते थे, लेकिन यहाँ पे सामंत कहे गए वो, क्योंकि जो राजा के विश्वास पात्र थे उनके लिए नया जो है शब्द यूज किया गया है, नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव माना जाता है। जागीरदार तो ये नहीं था कि राजा के विश्वास पात्र तो वो होते ही थे, वफादार होते थे, राजा को वो लगान इकट्ठा करके देते थे। लेकिन यहाँ पे अंतर आ गया था कि वो एक हिस्सा लगान दे देते थे, लेकिन साथ में राजा को वो सैनिक
टुकड़ी देते थे जो पूर्णतः तैयार होती थी युद्ध के लिए। एक कुशल सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार सैनिक सहायता सैनिक टुकड़ी वो राजा को देते थे, पेशगी देते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था पूर्णतः भूमि पर आधारित व्यवस्था थी, भूमि के आवंटन पर आधारित व्यवस्था थी। राजा ने भूमि का आवंटन किया और जो आवंटन को पाने वाला व्यक्ति था वो राजा के सामने पेश होता, अपनी पगड़ी उतारता, राजा उसको अपना शिष्ट अपना स्वरूप प्रदान करता और इस तरह से उसके सिर पर वो पगड़ी रखता, उसके माथे को चूमता और एक पूरी व्यवस्था अपनाई जाती किसी भी व्यक्ति को सामंत बनाने में। फिर वो व्यक्ति उस राजा का सामंत कहलाता और इस तरह से उस भूमि का पूर्णतः वो मालिक माना जाता जो भूमि का टुकड़ा राजा द्वारा उसे प्रदान किया जाता। जो उसको भूमि का टुकड़ा दे दिया गया, उस भूमि के टुकड़े से लगान इकट्ठा करना उसी सामंत का काम था। साथ ही साथ उसके नीचे जो अधिकारी उसको नियुक्त करने हैं वो सारा का सारा अधिकार उस प्रधान सामंत का था जिसको राजा ने अपना शिष्ट दिया था और अपने स्वरूप को देते हुए उसको अपना सामंत माना था। तो इस तरह से वो प्रधान सामंत, वो मुख्य सामंत अपने अधीन अन्य सामंतों की नियुक्ति करता और अन्य सामंतों को वो फिर अपनी उस प्राप्त भूमि में से छोटे छोटे टुकड़े करके उनको दे देता। फिर उनके अधीन और छोटे जागीरदार होते, फिर जमींदार होते और फिर जो है कृषक होते और फिर दास कृषक होते और फिर अर्धदास होते, फिर बेगार होते। तो इस तरह से ये व्यवस्था बंटी हुई थी। होता क्या था, जब भी राजा का जन्मदिन है, उसके किसी पुत्र का जन्मदिन है, कोई खास उत्सव है, राजा के सगे संबंधियों का कोई खास त्योहार है, तो उसमें वो सामंत उपस्थित होता भारी भेंट लेकर के और राजा को खुश करने के लिए वो नजराने और उपहार भेंट करने के लिए आता था। और जब भी राजा को युद्ध की आशंका रहती तो वो अपने सामंतों के पास बुलावा भेज देता कि वहां से उसको सैनिक सहायता चाहिए और इस तरह से एक अपनी सैनिक टुकड़ी जो उनके पास तैयार होती वो उसको युद्ध के सहायता के लिए राजा के पास भेज देते थे। तो ये व्यवस्था पूर्णतः भूमि के बंटवारे के ऊपर ही निर्धारित थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो व्यवस्था शुरू हुई थी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, धीरे धीरे करके उसमें खामियां तो आएंगी ही, क्योंकि जो सामंत राजा ने जिसको सामंत बनाया था उच्च दर्जे का सामंत था, बड़ा सामंत था। इस व्यवस्था की दो और विशेषताएं थी। एक तो थी मेनर व्यवस्था। मेनर क्या होता है, मेनर एक बड़ा किला होता है, तो उसमें लार्ड सामंत रहता था, जिसमें लार्ड सामंत उस मेनर में, उस बड़े किले में रहता था एक राजा की तरह। सारी ही सुख सुविधाओं को भोगते हुए वो उस मेनर में बड़े आराम से जीवन व्यतीत करता था। उसका वो जीवन पूर्णतः विलासिता से भरा हुआ था। धीरे धीरे करके उस विलासिता से भरे हुए जीवन को जीते जीते उसमें खामियां आती चली गई, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी किसी व्यक्ति के पास साधनों की अति हो जाती है तो उसका उपभोग वो जरूरत से ज्यादा करने लगता है और वो अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को भूल जाता है। जो भूमि का टुकड़ा उसको दिया गया था, उस भूमि के अंडर में जितने भी लोग थे उनके लिए जो भी उनको जरूरत थी, जो भी प्रजा हितैषी काम करने दे, वो एक राजा के लिए उसको ही करने थे, एक राजा के रूप में उसको ही करने थे, चाहे वो सामंत ही क्यों ना था, लेकिन वो उस भूमि का मालिक था। तो इस तरह से वो तो अपने काम भूल गए। तो इस तरह बड़े सारे मेनर में, एक बहुत बड़े मेनर में वो एक राजा से भी ज्यादा सुख सुविधाओं को भोगने वाले एक अधिकारी के रूप में उसमें रहता था। और इस तरह से सालों बीतते गए और वो अपनी सुख सुविधा में ऐसे ही खोया रहा। धीरे धीरे करके आम जो जनता थी वो परेशान हो उठी, क्योंकि होता क्या था, इस व्यवस्था की एक बड़ी खामी ये भी थी कि इसमें जो मुख्य सामंत था उसके अधीन फिर नीचे छोटे दर्जे का सामंत उप सामंत हो गया, फिर उससे छोटे दर्जे का जो नाइट कहलाता था, जो घोड़ों पर निकलता था और ज्यादातर जो है
उसको घोड़ों के साथ ही जो है उसका नाम जुड़ा हुआ है, और वो अपनी शान शौकत दर्शाता था। उसके बाद जो है छोटे दर्जे के कृषक आ गए जो अपनी भूमियों के मालिक थे, या फिर जमींदार की कुछ एक भूमि को वो जो है लगान के रूप में बोते थे। उसके बाद अर्धदास आ गए, और फिर दास कृषक आ गए, कृषक दास आ गए। तो इस तरह से नीचे का जो दर्जा था, कृषक दास जो थे उनकी स्थिति बहुत ही दीनहीन थी, उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी। यहाँ तक कि ये बंदिश भी थी उनके ऊपर कि यदि वो शादी कर लेते थे तो उनकी शादी करने के बाद उनकी जो पत्नी थी वो पहले लार्ड सामंत की सेवा करती थी, उस पे लार्ड सामंत का हक होता था, ना कि उस व्यक्ति का, उस कृषक दास का, उस अर्ध कृषक का या उस कृषक का जिसने उसके साथ शादी की है। तो यहाँ तक था कि उस पे उस लार्ड सामंत का हक था, उस बड़े सामंत का हक था जिसको राजा ने भूमि का टुकड़ा दिया है। तो वो जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी पूर्णतः यूरोपीय समाज, यूरोपीय मॉडल पे आधारित सामंतवादी व्यवस्था थी, जो राजपूत कालीन सामंतवादी व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं था, भूमि के आवंटन पे आधारित व्यवस्था थी, और भूमि के आवंटन पे आधारित व्यवस्था लार्ड सामंतों की विलासिता को दर्शाती है। उन्होंने कुछ नहीं किया, भूमि को बंटवारा कर दिया राजा ने, शासन व्यवस्था कुछ अच्छे प्रबंधन के लिए, लेकिन वहां पे उसको सैनिक टुकड़ी चाहिए थी, एक प्रशिक्षित सैनिक टुकड़ी जो फुली प्रशिक्षित हो, फुली ट्रेंड हो। लेकिन ट्रेंड कहाँ मिलती थी? एक टुकड़ी अलग तरीके से लड़ती, दूसरी टुकड़ी अलग तरीके से लड़ती, राजा हार जाता। धीरे धीरे करके राजा के ऊपर सामंत लोग हावी होने लगे, क्योंकि वो तो अपनी भूमियों के मालिक थे, और इधर राजा जो है दबता चला गया उनके बोझ तले, क्योंकि सेना के लिए वो उनकी ओर ही उनको देखना पड़ता, जहां से उनको फुली ट्रेंड सैनिक नहीं मिलते थे, अपितु वो कम प्रशिक्षित सैनिक थे या फिर नौसिखिया थे जो केवल हथियार चलाना भी सीख ही रहे थे। तो वो कहाँ से युद्ध जिताते? तो धीरे धीरे करके राजा अपनी भूमियों को खोता गया और अपने क्षेत्र में जो है वो कमी करता गया। तो ये व्यवस्था पूर्णतः भूमि के आवंटन पे आधारित थी, जहाँ पे उच्च दर्जे का व्यक्ति निम्न दर्जे के व्यक्ति का शोषण कर रहा था। सबसे ज्यादा शोषित वर्ग कृषक वर्ग था, अर्ध दास कृषक था या दास कृषक थे। सबसे ज्यादा दास कृषक शोषण का शिकार होते थे। उनको जो सामंत लोग थे उनकी ही आटा चक्कियों में आटा पिसवाना पड़ता, और उनसे ही, उनकी ही भट्टियों में उनको, उनके तंदूरों पे रोटी बनवानी पड़ती, जिसके लिए उनको कर देना पड़ता था। और सामंतों के खेतों में वो बिना पैसे के, बिना मजदूरी के वो काम करते। तो इस तरह से अपने खेतों में भी उनको काम करना पड़ता, उनके पास भी बिना मजदूरी के वो काम करते। धीरे धीरे करके उनकी स्थिति दीनहीन होती गई, खराब होती गई, और सामंत विलासिता के शिकार होते गए, और सामंत जो है पूर्ण रूप से विलासी होते चले गए। बड़े बड़े मेंदरों में रहने वाले, बड़े बड़े किलों में रहने वाले, बड़े बड़े दुर्गों में रहने वाले सामंत धीरे धीरे करके भोग विलासिता में डूबे रहते चले गए, और यहाँ पे आम जनता जो थी वो त्राही त्राही करके मरने लगी। तो इस तरह से जब भी अकाल पड़ते या जब भी भूखमरी आती तो आम जनता तो मरनी ही थी, वो लाखों लोग ऐसे ही मर जाते। और यहाँ पे सामंत बड़े ऐशो आराम से, उनके पास तो हर तरह की सुख सुविधा थी जो ऐशो आराम के लिए उनको चाहिए थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था अकाल से या किसी तरह की कोई महामारी से। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से भूमि के आवंटन पे आधारित थी। हमारा यही टॉपिक था आज का कि राजपूत कालीन सामंतवादी व्यवस्था कैसी थी। राजपूत कालीन सामंतवादी व्यवस्था पूर्णतः यूरोपीय मॉडल पे आधारित सामंतवादी व्यवस्था थी। ये बात सतीश चंद्रा ने जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें लिखा है कि जो यूरोपीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था थी वही उसी आधार पे राजपूत कालीन या भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें मेनर में रहने वाला लार्ड मुख्य था, अपने आप को राजा समझता था और निम्न लोगों पर शोषण करता था, और राजा के प्रति जो उसने कर्तव्य निर्धारित किए थे उनको वो पूर्णतः वहन कभी नहीं करता था।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा है टॉपिक राजपूतकालीन सामंतवादी व्यवस्था, इसको आप एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से जो है पढ़ेंगे इसको। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।